हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा का हमारा ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक सा ना, बहुत ही बेसिक सी, ठीक है, आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। बट डोंट वरी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कॉन्सेप्ट के नाम पर अगर हम आपको कहें ना, सिंपल सी बात है कि आपको चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं। पोजीशन का देखो भाई मतलब क्या है। पोजीशन जैसे आप क्या बोलते हो कि सर मेरी ये पोजीशन, जैसे आप अपने किसी जगह पर बैठे हो, तो आप उस जगह को दिखाने के लिए आप किसी एक दूसरे क्या करोगे, आप किसी एक दूसरे जगह का हेल्प लोगे कि हाँ सर, इससे हम इतनी दूर पर बैठे हैं, इस जगह से हम इतनी दूर पर बैठे हैं। मेरी बात समझ। पोजीशन का मतलब अगर आपने समझ लिया ना, तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप समझ ऐसे ही समझ जाओगे। देखो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा सर मेरे यहाँ पर एक ओरिजिन है ओ, ठीक है, और हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हमने एग्जैक्टली पढ़ लिया कि हाँ सर ठीक है, वेक्टर क्या है, इसमें डायरेक्शन होती है और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो हम मान लो हमने किसी डायरेक्शन, मान लो हमने इस डायरेक्शन में हमने चली, है ना। और हमने कहा कि मान लो हमने यहाँ तक चला, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड। और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। और हम किस डायरेक्शन में चले, इस डायरेक्शन में। मान लो हमने कहा सर हम मान लो हम ओ ए डिस्टेंस तक चले, ठीक। अच्छा, फिर मान लो यहाँ से हम चलें और यहाँ से चलते 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 मान लो हम यहाँ आ गए। तो अब यहाँ तो आ गए, मेरी बात समझना, यहाँ तक आ गए। तो अब हम इस वाले पोजीशन को भी कहाँ से देखेंगे, अपने अपने रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे, जहाँ पर हमारी ओरिजिन थी। तो हमने कहा सर ये हमारी ओरिजिन थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो देखो, हमने कहा सर हमने कितना चला। अब डिपेंड करता है कि मान लो ये बी है, सपोज करते हैं ये बी है, ठीक है। तो अगर आप इस मतलब कि अपने आप मतलब अगर आप इसको, इस ओ ए को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ओ ए। तो ओ आपकी ओरिजिन है और ए आपका क्या है कि आपने इतनी डिस्टेंस तक आपने चल लिया, दैट मीन्स आपका ये पर्टिकुलर एक पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली ओ आपकी ओरिजिन है और बी आपका पर्टिकुलर एक पोजीशन है, पॉइंट है, ठीक है। तो हमने कहा सर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हम कर रहे हैं ओ ए, और ओ बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी। तो ओ ए और ओ बी, इसमें देखो देखो ऐसे समझो कि हम अपने इस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, हम ओ का हेल्प ले रहे हैं। मतलब हम अपने ए की पोजीशन को बताने के लिए हम ओ का हेल्प ले रहे हैं, दैट मीन्स हम कह रहे हैं ओ ए और ओ बी। अब ये सवाल उठता है सर कि आप इधर से इधर आए हो या इधर से इधर। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सर हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, बात समझना, हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो आपको एक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, बात समझो बात समझो बात समझो, आपको एक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो आपने ये डायरेक्शन दिखा दिया। तो आपने कहा सर हम बी से ए की तरफ आए हैं, किधर से किधर की तरफ, बी ए से। मेरी बात समझो, मेरी बात समझ लो। अब बी ए, आपने कहा सर बी ए, तो सर इसकी एक डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे एक एरो का सिंबल दिखाना पड़ेगा कि आप बी से ए की तरफ चल रहे हो। बोलो, ये दिखाओगे ना। अच्छा, तो दैट मीन्स आपने डिस्प्लेस्ड कितना किया, आप अभी यहाँ पर थे, आप अभी यहाँ पर आ गए, या फिर अभी हम ये वाला भी केस लेंगे, आप अभी यहाँ पर थे, यहाँ पर आ गए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या, आप अब बोलते हो ना सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मेरी बात समझो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बोलते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप ये बताओ आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, ए पर है, और ए को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओ ए के थ्रू। तो आप क्या कहोगे सर, फाइनल पोजीशन, फाइनल मतलब ओ ए, माइनस इनिशियल, आपने इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया था, बी से। तो आप बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओ बी। आ रही बात समझ में, कैसे कर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओ बी। तो अगर आपसे बच्चे पूछता है कि चलो बी ए को रिप्रेजेंट करो, तो बी ए का मतलब क्या होगा, बी ए का मतलब होगा कि ओ से ए की तरफ माइनस ओ से बी की तरफ। ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। बी ए को हम क्या लिखेंगे, ओ ए माइनस ओ बी। सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आप कहां तक आ गए, ए पर, इनिशियल पोजीशन आपकी कहां थी, बी पर। तो ओ ए माइनस ओ बी कब बोलेगा, अगर ये बी ए पूछता है तब, ठीक है। सिंपली के लिए आप ऐसे भी आ सकते हो, अगर बी ए बोलता है तो पहले आप ओ के साथ ए को लोगे और उसके साथ बी को लोगे। अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना चाहते हो तो ये समझ लो, दोनों दोनों ही चाहे 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 आप जैसे समझ लो। अच्छा, हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं चल रहे हैं, हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं भाई, ए से बी की तरफ।
ए से बी की तरफ। तो आपने कैसे चला सर? आपने ए से बी की तरफ चला। अच्छा, तो आपने सर चला ए से बी की तरफ, दैट मीन्स ए बी। अच्छा, तो सर आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलो, दैट मीन्स आप ए से बी की तरफ चल रहे हो ना, तो आप हमने एक ऐसे वेक्टर लगा दिया, दैट मीन्स इसका मतलब ही क्या है कि हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं। तो हमने कहा सर ए बी, अब ए बी का मतलब क्या होगा? तो देखो ए बी का मतलब वही, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मेरी बात समझो, फाइनल पोजीशन, तो आप ए से बी की तरफ चले, तो आप फाइनली कहाँ पहुंच गए? बी की तरफ। तो बी, तो आपने सर बी वाले पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है? ओ बी के थ्रू, है ना। ओ बी आपकी क्या है? पोजीशन है, ठीक है। तो आपने बी को कैसे प्रेजेंट किया? ओ बी के थ्रू, दैट मीन्स ओ बी और माइनस इनिशियल आपकी पोजीशन कहाँ पर है? ए पर है, तो ओ बी माइनस ओ ए। ये हमारी होती है पोजीशन वेक्टर। तो जब भी अगर ऐसे कभी बोलेगा कि चलो इसकी पोजीशन बताओ, इसकी पोजीशन बताओ, तो सिंपल आप क्या करोगी? जैसे मान लो बोल दिया ए बी दे दिया, ठीक है, बोल दिया कि चलो ए बी ए, अभी हम देखेंगे वेक्टर समथिंग, ए की वैल्यू कुछ दे दी गई, बी की वैल्यू कुछ समथिंग दे दी गई, वेक्टर अभी हम देखेंगे सारे, अभी कंपोनेंट की बात करेंगे। तो इन सारी सारी चीज़ों की फिलहाल अभी हम बात करेंगे ना। अभी हमने क्या समझ लिया, केवल ओवरऑल हमने केवल ये बात समझी कि सर पोजीशन का मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर के पोजीशन का मतलब क्या है, ठीक है। आप स्कूल गए और स्कूल से ही आप घर नहीं आए, मान लो ये आपका घर है ना, आप स्कूल गए, स्कूल से स्कूल आप चले गए मार्केट, या कहीं और चले गए, अपने दोस्तों के साथ कहीं और चले गए, घूमने फिरने चले गए ना। तो अब आप कहाँ देखोगे? अच्छा, तो आप अभी स्कूल से इस मतलब आप अपने घर से इस वाले पोजीशन पे, दैट मीन्स आप अभी ओ ए पोजीशन पे हो, फिर वहाँ से आप कहीं और निकल लिए, घर नहीं आए, वापस कहीं और निकल लिए, तो दैट मीन्स आपने कहा सर मैं यहाँ, तो अब इसकी वाली हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? ओ बी। तो आपने आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो? दैट मीन्स ए से बी की तरफ। आप कहाँ जा रहे हो? अपने स्कूल से पिकनिक वाले स्पॉट की तरफ जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स ए बी, तो फाइनल दैट मीन्स ओ बी माइनस इनिशियल। क्लियर है? यही होता है पोजीशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, चीज़ वो वाली खाने वाली चीज़ नहीं, हाँ कह सकते हो, अगर अच्छा लगेगा तो खा भी सकते हो, ठीक है। फिलहाल क्लियर है ना? इतनी बातें आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, दूसरे वाले बुक कुछ ऐसे ही बताते हैं कि मान लो आपने कहा सर बी ए है, तो हम ये कहते हैं कि पोजीशन ऑफ वेक्टर ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये वही चीज है, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन ऑफ वेक्टर ए माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर बी। दैट मीन्स मान लो हमने कहा सर ये, तो वही चीज है बाहर आई बात है ना, कॉन्सेप्ट बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ये चीज बता दी, आपकी सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? ओके। देखो ना, कुछ और हम छोटे से और टर्म की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं वेक्टर एडिशन की, किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन, देखो अब आपको पता चल गया है कि भाई वेक्टर को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसे वेक्टर थी कुछ इस तरीके से ए, इस डायरेक्शन में, है ना, इतनी मैग्नीट्यूड है इसकी, ये इतनी इसकी मैग्नीट्यूड है, मतलब समथिंग कुछ भी इसकी डिस्टेंस होगी, और ये इसकी डायरेक्शन है, भाई हम ऐसे चल रहे हैं। और एक मान लो एक दूसरा कैसे भी वेक्टर है, मान लो कुछ इस तरीके से दिया है, ये इसकी ऐसी डायरेक्शन है, तो आपको इसको ऐसे ही ऐड करना है। मान लो ये आपकी वेक्टर बी है। देखो करते क्या है, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड करते हैं। तो ये जैसे ये आपकी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ ऐसा ही करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ नहीं है। आपकी ए है, ठीक है, तो ये आपकी टेल है, ये इस वेक्टर की हेड है। अब इस बी में ये क्या है, ये इस वेक्टर का टेल है और ये इस वेक्टर का हेड है। तो हम क्या करेंगे, इसके टेल को इसके हेड से, जैसे है जिस डायरेक्शन में है वैसी ही डायरेक्शन में रखेंगे। समझ रहे हो? जैसे है ना भाई ये, हम इसको वैसे ही डायरेक्शन में रखेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर देना, ठीक है। ये हमारी है वेक्टर बी, ठीक है। तो अब इन दोनों के अगर इसके टेल को, अब देखो, अब इसके टेल को, इस वेक्टर के टेल को और इस वेक्टर के हेड को अगर हम मिलाएंगे, तो हमें इस वाले, ये हमारा जो रिजल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए बी। मतलब हमने अगर वेक्टर ए और बी को अगर हमने ऐड किया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ, ऐसे समझ लो, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज कॉल्ड रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं उसे? रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट बोलेंगे, या फिर हम और इसको हम दूसरे एक नाम से जानते हैं, क्या? सम। ऑब्वियसली बात है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको सम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन कह लिया, सम कह लिया, या हमने रिजल्टेंट कह लिया, बातें किया। क्लियर है?
दो वेक्टर को हमने क्या कर लिया, दो वेक्टर को हमने ऐड करना सीख लिया कि किस तरीके। याद रखना है कि जैसे डायरेक्शन होगी वैसे ही रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज कर दिया दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज, दैट मीन्स आपको फिर माइनस में करना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखो ना हम समझते हैं यहाँ से क्या, हमने एडिशन करना सीखा, ठीक है। यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, हम ये करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे नाम दे दिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो हमने कहा सर डिफरेंस की हम बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का हम डिफरेंस कैसे करेंगे। देखो डिफरेंस भी सेम वही है, कैसे, हमारे पोजीशन वेक्टर की तरह। देखो कैसे आएगा पोजीशन वेक्टर, देखो कैसे भी हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैंने कहा कि सर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर एक ओरिजिन है, यहाँ से मान लो हमने इस डायरेक्शन में है ना इतने मैग्नीट्यूड की हमने एक वेक्टर चली, मान लो ए, ठीक है, मतलब एक वेक्टर मतलब इसमें हमारा दोनों चीज इंक्लूड है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। फिर हमने कहा मान लो यहाँ पर हमारी ये पोजिशन है ओ और ये है ए। फिर हमने कहा सर हमने इस डायरेक्शन में हमने बी मैग्नीट्यूड की हमने एक हमने कोई भी एक डिस्टेंस चली जिसको हमने मान लिया कि हमारा ओवरऑल मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलाकर के बी, यहाँ से यहाँ तक देखो हमारी ये मैग्नीट्यूड है, ये हमारी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो हम क्या है सर कि अगर हम ए में से बी को अगर सब्ट्रैक्ट करें, बात समझना, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, हमने कहा सर ए में से अगर हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो हम क्या लिखेंगे। अब देखो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को आप जो है कैसे बताओगे कि वेक्टर ए की पोजीशन क्या है, ओ ए, बात समझो, वेक्टर ए की पोजीशन क्या बताओगे, ओ ए। अच्छा, और वेक्टर बी की पोजीशन क्या बताओगे, तो वेक्टर बी की पोजीशन आप बताओगे ओ बी, तो माइनस ओ बी, यही बोलोगे ना, बिल्कुल सर यही बोलेंगे। अच्छा ये बताओ इस a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर बी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस वेक्टर बी है ना तो माइनस वेक्टर बी का देखो मतलब क्या हो गया, अगर आप कह रहे हो सर ये हमारी बी ऐसे थी, अब हमने ऐसे कर ली तो मतलब ये हमारे डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी हम ओ से बी की तरफ चल रहे थे तो हम बोलेंगे बी, अगर हम ओ से बी की तरफ चल रहे हैं तो हम बोलेंगे बी, लेकिन अगर हम बी से ओ की तरफ आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, माइनस बी। आ रही बात में, यानी कि यहाँ पे माइनस बी का मतलब क्या है, बी ओ। ये बात क्लियर है, बताओ ये बात क्लियर है, हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ओ ए की जगह ओ ए ही रख देते हैं और अब इस प्लस की जगह प्लस रख दिया और इस देखो इस माइनस बी की जगह हमने रख दिया क्या, बी ओ। बोलो ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई, सिंपल है भाई, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा इसी को आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो, जैसे कुछ इस तरीके से बी ओ, देखो अब हम बी से ओ की तरफ चल रहे हैं, बात समझना थोड़ा सा, हम चल रहे हैं बी से ओ की तरफ, ठीक है, बी ओ, ये एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं, देखो मेरी बात समझो, बी ओ, ठीक है, हमने इसको पहले लिख लिया, बी ओ प्लस ओ ए, ओ ए, ओ से ए की तरफ बी ओ और ओ ए, तो हमने कहा बी ओ और ओ ए है, ठीक है। देखो यहां से हमने कहा सेम इस वाले केस का थोड़ा सा आप स्टडी करो, आपने कहा सर ए बी प्लस बी सी, बी ओ प्लस ओ ए, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी, क्या मिलेगा आपको, सॉरी आपको मिलेगा बी ए। देखो आप अगर चल रहे हो बी से ओ की तरफ फिर ओ से ए की तरफ, तो क्या कर रहे हो, देखो इसके टेल से इस बी वाले के हेड को मिला रहे हो, सिमिलरली इसके टेल से इसके हेड को क्या कर रहे हो आप, मिला रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी। तो इन दोनों की जगह हम क्या बी ए रख सकते हैं, बी से ए की तरफ चलेंगे, ए बी मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। देखो ए से बी, बी से सी तो ए सी, बी से ओ, ओ से ए तो बी ए, ये मिलेगा। अच्छा अब क्या करो, इस देखो, अच्छा देखो इसको आप चेंज कर सकते हो, ये इस बीओ को आप चेंज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, इस बीओ को ओ बी लिख सकते हो, लेकिन कैसे, माइनस के साथ, प्लस ओ ए इज इक्वल टू बी ए। सो फाइनली देखो बी ए इज इक्वल टू क्या मिला आपको, बी ए इज इक्वल टू क्या मिला, ओ ए माइनस ओ बी। मैंने आपको वही बताया था ना, ये आपकी वही पोजीशन वेक्टर ही बताती है, डिफरेंस करना है दैट मीन्स आपको पोजीशन वेक्टर ही निकालना होता है, ठीक है। तो बी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। और आपने कहा कि सर अगर मेरे को सर ये सब अगर ताम झाम अगर नहीं समझना है तो आप सिंपल सी इतनी सी बात याद रख लो। आपने कहा सर आपके पास एक था वेक्टर ए, आपके पास एक था वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। आपने कहा सर आप करना चाहते हैं ए माइनस बी, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो आप ए माइनस बी करना चाहते हैं,
ठीक है, दैट मीन्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ए में से बी को, दैट मीन्स आपने पहले ए को रखा है, दैट मीन्स आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ए आपकी फाइनल है, यानी कि आप इधर से इधर की तरफ चल रहे हो, ठीक है ना। ए फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, आपका ये हो जाएगा ओ ए फाइनल माइनस इनिशियल ओ बी, बस ये बात आप याद रख लो, सिंपल है ना। ए माइनस बी का मतलब ये चीज हो गया ओ ए माइनस ओ बी, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बी ए, क्या बोलेंगे, बी से ए की तरफ, बस इतनी बात याद रखो आप। देखो यहाँ से हम समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब आपने कहा सर लेट करते हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, और हम इसमें किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई करें, स्केलर मतलब समझ लो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ऐसी बात है, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, मान लो आपने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो मान लेते हैं हम के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक स्केलर है, ठीक है, SCALAR, ओके, कि हमारी क्या है कि स्केलर है। तो हमने कहा सर इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा इस के का ए में तो क्या हो जाएगा, के ए, क्या हो जाएगा, बात समझो, के ए, ये के ए तो हो गया। अच्छा, अब इसकी पहले जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन जो पहले होगी ना भाई, अगर ये वेक्टर है तो अभी ऐसी बात है मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी एक डायरेक्शन भी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी भी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन, चेंज नहीं होगी। ये थोड़ी छोटी कुछ बातें जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे हमने कहा कि हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो पहले हमारी वेक्टर जितनी पहले थी अब उसकी जस्ट ये 5 टाइम हो गई, है ना, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो गई, 5 टाइम हो गई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड बिकम 5 टाइम, 5 टाइम हो गया, समझ गए। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो 5 टाइम हो गया, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या है, डायरेक्शन स्टिल सेम, डायरेक्शन अभी भी सेम है। चलो, हमने कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं करते हैं, हम इसमें -5a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -5a का मल्टीप्लाई का, समझो। तो हमने कहा कि हमारी जो मैग्नीट्यूड है वो 5 टाइम तो हो गई, मैग्नीट्यूड हमारी चेंज हो गई, कितनी, 5 टाइम हो गई, ठीक है, मतलब वही जो भी कह लो आप, माइनस का 5 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, बट डायरेक्शन भी क्या हो गई, अब डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई भाई, अभी ये प्लस में थी, ये किसमें आ गई, माइनस में, एंड डायरेक्शन ऑल्सो चेंज, ठीक है। तो अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा सर कि आपके पास अगर कोई एक स्केलर है और आपने के की वैल्यू अगर आपने 0 से छोटी रखी है, के की वैल्यू क्या आपने रखी है, 0 से छोटी रखी है, तो उस केस में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे अगर बच्चों का अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये चीज़ ऐसे पूछ सकता है ना। देखो, बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। यहाँ से अब आपका देखो बेसिक सा आपका वेक्टर मतलब स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ से आप सीखोगे कि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक ओरिजिन है ओ, जैसे आप अपने घर के कॉर्नर को देखो, तो कॉर्नर देखो बेसिकली क्या है, मतलब आपके जो रूम का जो कॉर्नर है ना, घर का कॉर्नर नहीं देखना है, रूम का कॉर्नर देखना है, थोड़ा ना घर के बाहर इतनी रात को निकल जाओगे। तो रूम का कॉर्नर देखो, एक ऐसे है, एक ऐसे गई है चीज़, ठीक है, और एक ऐसे आई है, ये ऐसे है ना। तो हम इसको एक्सिस मान लेते हैं। मान लो हमने कहा सर ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है, और ये हमारी एक्स एक्सिस, कुछ भी मान लो, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। ये आपकी ऐसी 3 एक्सिस है। अच्छा, और हमने कहा कि मान लेते हैं इन एक्सिस पर, मतलब देखो हर एक्सिस का क्या होता है भाई, अपना एक प्लेन होता है, हर एक्सिस का अपना एक प्लेन होगा। तो मान लो हमने कहा कि हमने एक्स एक्सिस में मान लो हमने एक्स डिस्टेंस चली, स्मॉल एक्स डिस्टेंस चली, वाई एक्सिस में मान लो हमने स्मॉल वाई डिस्टेंस चली, ठीक है, और जेड एक्सिस में हमने स्मॉल जेड डिस्टेंस चली, सब हमारी कैपिटल है। चलो ये एक्सिस हमारी कैपिटल है ना, ओके। हमने जेड एक्सिस में हमने स्मॉल जेड डिस्टेंस चली, तो क्या होगा तीनों का, जैसे अगर हम बात करते जब हमने अपने इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करते थे तो हम कहते हैं ना सर एक्स और वाई, तो एक्स कॉमा वाई, तो वैसे अब यहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मिलेगा। तो मान लिया जाए कि उनकी पोजीशन है कहीं पी, बात समझना, उनकी पोजीशन क्या है, पी है,
कोई एक प्लेन होगा जहाँ पर इन तीनों का कोऑर्डिनेट हमारा मिल रहा होगा पी, ठीक है। हमने ये डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया। डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये थोड़ा 3D शेप में है, ठीक है। तो मान लो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास पी है और और इस यानी कि ये जो हमारी जो पी है ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन तीनों एक्सिस में हमारी चली गई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो बेसिकली देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट, यानी कि हमने कहा कि सर अगर हमें इस पोजीशन यानी कि इस पोजीशन को अगर हमें एक वेक्टर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना होगा, तो मान लो हमने कहा सर ओ, तो हम क्या कहेंगे ओपी, क्या कहेंगे ओपी। तो अब सर इस ओपी को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, देखो तो हमने एक्स में क्या चला है, हमने इस एक्स एक्सिस में, अच्छा दोनों जगह एक्स हो गया क्या, कोई बात नहीं, कहीं एक वाई ले लेते हैं, यहाँ पे वाई ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस एक्स एक्सिस में हमने कितनी डिस्टेंस चली, यहाँ से यहाँ तक हमने एक्स चली, यहाँ से यहाँ तक हमने वाई चली, यहाँ से यहाँ तक हमने जेड चली। दैट मीन्स ये एक्स, ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड इसकी मैग्नीट्यूड है। क्या है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। तो अब हमने कहा सर इसकी तो डायरेक्शन भी तो थी, हम तो सर हमें तो इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो हमने एक्स चला, वाई चला और जेड चला। अब देखो होता क्या है, एक्स एक्सिस में हम एक यूनिट वेक्टर चलते हैं, क्या चलते हैं, यूनिट वेक्टर। देखो तो एक्स एक्सिस में हमारी यूनिट वेक्टर क्या होती है, आई कैप, वाई एक्सिस में हमारी यूनिट वेक्टर क्या होती है, जे कैप, और जेड एक्सिस में हमारी यूनिट वेक्टर क्या होती है, के कैप। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स के साथ आई कैप ऐड करेंगे, वाई के साथ जे कैप ऐड करेंगे और जेड के साथ के कैप ऐड करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। ये जो हमारा होगा ना, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, वेक्टर ओपी, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब पोजीशन ऑफ पी, मतलब कि पी की पोजीशन क्या है, पी हमारे किस पॉइंट पर है, दैट मीन हमने कहा ओपी। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोनेंट फॉर्म। तो कोई भी अगर आपका वेक्टर होगा वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। या तो कभी कभी किसी वेक्टर में एक्स नहीं होगा या किसी में वाई नहीं होगा, समझ रहे हो, या मतलब आई कैप नहीं होगा, किसी में जे कैप नहीं होगा, या फिर किसी में के कैप भी नहीं हो सकता है। बट मोस्टली आपके जो वेक्टर होंगे ना वो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, दैट मीन्स कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म समझ में आया कि वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म आपको अब ऐसे ही देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। ये एक्स वाई जेड का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो हमने कहा सर एक्स में मान लो हमने 2 चली, तो 2 आई कैप, समझ रहे हो, प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। कोई जरूरी नहीं है, ये आप 5 माइनस में भी चल सकते हो भाई। अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इस एक्स का एक एक्स डैश भी तो होगा, है ना। तो मे बी ये ऐसे दे सकता है, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप। आई भाषा में ये चीज समझो थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक है। ये किसी कोई भी वेक्टर ऐसे ही फॉर्म में अगर दिया होगा तो हम कहेंगे सर हमारा वो कंपोनेंट फॉर्म दिया है। कौन सा फॉर्म दिया है, कंपोनेंट फॉर्म दिया है, ठीक। अब देखो ये हम जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ से देखते हैं हमारी ये एक्स आई कैप, समझो पहले बात को समझो, ठीक है। एक्स बहुत इजी है, ये वेक्टर चैप्टर समझते चलो पहले थोड़ा सा। ये जेड के कैप है, तो देखो इसमें हमारी जो एक्स है, वाई है, जो जेड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा ये जो जेड है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, है ना। बिना देखो ये हमारी स्केलर है, अगर हमने इसके साथ आई लगाया है, जे लगाया है, के लगाया है, तभी दैट मीन्स हम इसकी क्या रिप्रेजेंट करें, हम इसकी एक ऐसे कह लो कि हम इसकी एक यूनिट वेक्टर, यानी कि हम इसकी डायरेक्शन को हम इसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जे और के साथ, है ना। लेकिन अगर हमने आई जे नहीं लगाया दैट मीन्स हम ये हमारा केवल एक स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है। और हमने इनके साथ अगर लगा दिया तो हम इसको कहेंगे क्या, कंपोनेंट फॉर्म। और अगर एक्स वाई जेड की अगर हम बात करें तो हमारा ये केवल और केवल क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देगा, ये एक ये कंपोनेंट फॉर्म दे देगा और बोल देगा कि चलो बताओ इसका जो है स्केलर कंपोनेंट बताओ। तो इसमें देखो स्केलर कंपोनेंट कितना होगा, -3, 2 और -5। आ रही बात समझ में, ओके। देखो अच्छा ये हमारी है वेक्टर, ये हमारी है वेक्टर फॉर्म, है ना, या कह लो आप वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। और ये हमारी है स्केलर कंपोनेंट, केवल एक्स वाई जेड हमारी है स्केलर कंपोनेंट और ये पूरा का पूरा हमारा है वेक्टर कंपोनेंट। अब देखो क्या होता है, किसी भी वेक्टर का हमें क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड। चलो अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब आपके पास एक ये वेक्टर दे दिया, वेक्टर दे दिया मतलब वो एक्स में चला, वाई में चला, जेड में चल करके ऐसे आपको एक वेक्टर फॉर्म, ऐसे एक कंपोनेंट फॉर्म में आपको एक ऐसे वेक्टर दे दिया। मान लेते हैं
कि सेम यही चीज़ है, मान लो कि एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक वेक्टर कंपोनेंट है। अब कह रहा है कि इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ये वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, और इसकी हम यहाँ से दो चीज़ें निकालनी सीख रहे हैं, बात समझो ध्यान से, हम इसकी दो चीज़ें निकालनी सीख रहे हैं। हम इसकी एक मैग्नीट्यूड निकालनी सीखेंगे और इसकी हम डायरेक्शन निकालनी सीखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। देखो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मेरी बात ध्यान से हम समझ लो। जैसे मान लो मैंने कहा सर ये हमारा वेक्टर है, मान लो ओपी, क्या है ओपी, हमारी वेक्टर क्या है ओपी। तो देखो इसका हम जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हम निकालते हैं मॉड ऑफ ओपी। क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ ओपी। तो होता क्या है, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट। देखो जो भी हमारे इसके स्केलर कंपोनेंट होते हैं, इनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड ये जो मॉड ऑफ ओपी है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप केवल और केवल ओपी भी लिख सकते हो। और ओपी के ऊपर आपने अगर ब्रैकेट ओपी के ऊपर आपने अगर एरो नहीं लगाया, तो इसका भी मतलब क्या है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, आपकी मर्जी। तो मैग्नीट्यूड निकालने आया, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये बेसिक सी बातें हैं जो कि हम पूरे के पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। देखो ना, यहाँ से हम एक दूसरे टर्म की बात कर लेते हैं, क्या, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लो हम एक थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा वेक्टर लेते हैं। हमने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज करते हैं ओपी, ठीक है, जो हमने भाई जो ओपी ली थी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ओपी इक्वल टू मान लो आर, से हम ओपी को हम मान लो वेक्टर आर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे हमने जैसे एक्स वाई जेड लिया था, यहाँ पर हम एक्स वाई जेड नहीं लेते, यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बोलो ऐसे कर सकते ना, ए मतलब हमारी एक मैग्नीट्यूड हो गई, ए बी सी हमारी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखो तो अगर हम इसमें क्या सर, हमारे इसमें हमें डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो ये हमारी जो ए बी सी होगी ना, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो है ना नंबर ए बी सी है ना, ये जो है ना नंबर, मतलब ये हमारी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्या नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ए बी सी, इसको हम लोग कहेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, चलो डायरेक्शन रेशियो हमने बता दिया ना। बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन। देखो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कि हमें वो पर्टिकुलर डायरेक्शन बताता है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हम तीन चीजों का निकालते हैं। कैसे, एल, समझो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सारी चीजें आएंगी, एल एम और एन। ओके, देखो इसी को हम लोग कहते हैं कॉस अल्फा, इसी एल को हम लोग कहते हैं कॉस अल्फा, ध्यान से समझो, कॉस अल्फा। इसी एम को हम लोग कहते हैं कॉस बीटा, और इस एन को हम लोग कहते हैं कॉस गामा। क्लियर है। अब देखो तो निकालते कैसे हैं, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा कह लो, ये हमारी है डायरेक्शन कोसाइन। तो अब निकालते कैसे किसी भी वेक्टर का, यानी कि मान लो हमने कहा मेरे पास ये वेक्टर आर है, हमें इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। अच्छा ये आर है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो आप ये कहोगे आर इज इक्वल टू, या हम मॉड आर ये बोलते थे, या केवल आर बोलते थे, क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो जैसे हमने वहाँ पे एक्स वाई वाले में किया था। मैग्नीट्यूड ऐसे जो निकालते हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड को आर बोलो या केवल आर बोलो, एक ही बात है ना। मॉड के साथ आर, वेक्टर आर या केवल आर, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा तो देखो होता क्या है, अगर हम कहें कि हमारी एल एम एन हमारी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम इनको निकालेंगे कैसे। देखो तो हम पहले निकालेंगे एल इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, एल बेसिकली एल इज इक्वल टू देखो क्या होगा, ए अपॉन आर। अब आर की वैल्यू आपको पता है, आर आपने निकाल ली है, समझ रहे हो। एल ये हो गई एल। नाउ बात करें अगर हम एम की, तो एम इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, तो एम हम क्या करेंगे, बी अपॉन आर, आर आपने निकाल लिया है। क्लियर है, ये प्रैक्टिस से आएगी थोड़ी सी चीजें। और हम बात करते हैं एन की, तो डायरेक्शन कोसाइन एन, एन इज इक्वल टू देखो हमारा कितना हो जाएगा, सी अपॉन आर। ये सिंपल सा फंड है भाई, ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने क्या निकाला, हमने निकालिया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी, है ना। ये सर ये कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ से सिंपल आप आर यहाँ से निकाल लोगे। ए बी सी का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी नंबर है, कोई भी नंबर है जिसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं।
तो पर्टिकुलर ए अपॉन आर हो जाएगा एल के लिए, बी के एम के लिए हो जाएगा बी अपॉन आर, और एन के लिए हो जाएगा सी अपॉन आर। ठीक है, फिर एल एम एन में एक रिलेशन भी होता है, और वो क्या होता है वो भी आप देख लो क्या होता है। एल एम एन में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। देखो हम इसका यूज क्यों करेंगे, बेसिकली मान लो अगर बोलेगा कि चलो बताओ कि ये हमारे मान लो जैसे दो वेक्टर बोल दिया, दो वेक्टर बोल दिया और बोला कि चलो बताओ दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स आपको उस केस में आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। एल एम एन, इस मान लो आपने कहा मेरे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर आर है, ठीक है, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और एक आपके पास एक दूसरी वेक्टर है आर मान लो पी है, ठीक है, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, और कह रहा है कि चलो बताओ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स आपको इस पहले वाले वेक्टर आर का आपको ये निकालना पड़ेगा एल एम एन, और दूसरे वाले वेक्टर पी का भी आपको एल एम एन निकालना पड़ेगा। और अगर दोनों का एल एम एन दोनों का अगर एल एम एन अगर सेम आता है तो हम कहेंगे हाँ भाई इनकी डायरेक्शन सेम है। बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, मतलब इस चीज का इस क्वेश्चन के लिए इस एक्सरसाइज में यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल सॉल्यूशन पहले हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड एग्जांपल 4 जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए दे दिया, देखो ये आपका वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, और ये वेक्टर बी। अच्छा मजे की बात क्या कह रहा है कि देखो ये दोनों आपस में कह रहा है इक्वल है, तो बात समझो कोई भी दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा, और ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा। और कह रहा है कि आपस में इक्वल है, तो इक्वल है दैट मीन्स इसके ऑल कंपोनेंट्स एक दूसरे के कैसे होंगे इक्वल, यानी कि एक्स आई वाला कंपोनेंट इस वाले टू आई वाले कंपोनेंट के इक्वल, टू जे वाला कंपोनेंट वाई जे वाले कंपोनेंट के इक्वल, जेड के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दोगे क्या कि सर कोई भी हमारा कंपोनेंट मतलब कोई भी हमारे वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं वो तभी पॉसिबल है जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। ये बात लिख लोगे आप। ठीक है, सो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो चलो हम इनको क्या करते हैं आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो देखो जब हम इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो इसका ये कंपोनेंट इसके करस्पॉन्डिंग आई वाला देखो कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, आपने एक्स की वैल्यू निकाली। आगे बात में सिमिलरली यहाँ पर जे की कंपोनेंट कितनी है 2, यहाँ पर जे का कंपोनेंट कितना है वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। आगे बात में सिमिलरली जेड की वैल्यू देखो देख लेते हैं, यहाँ पर के की कंपोनेंट, यहाँ पर के का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना 1, यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है जेड, सो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो ये आपकी आ गई एक्स वाई। देखो कितना आसान है, मतलब क्या ही है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। देखो यहाँ पे एग्जांपल में 5 दिया गया है कि लेट चलो a इज इक्वल टू इतना दे दिया गया है, b इज इक्वल टू इतना दे दिया गया, पूछ रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है। पहली बात तो ये पूछा कि ये आपस में इक्वल है तो हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर पूछ रहा है कि आर द वेक्टर्स a एंड b सेम, अच्छा क्या ये दोनों सेम है, तो देखो अगर भाई इनकी अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम आएगी, मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपने अपने 5 मीटर जो है उत्तर में चला, मतलब नॉर्थ में आपने 5 मीटर चला, ठीक है सर बच्चे सर उत्तर क्या बोल रहे हैं, ठीक है आपने अपने 5 मीटर नॉर्थ में आपने चला, तो 5 मीटर दैट मीन्स वो आपकी मैग्नीट्यूड हो गई, तो इसकी भी कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए, समझ लो। तो अगर ये ऐसा अगर होगा, ऐसा अगर हो गया तो दोनों वेक्टर भी आपस में कैसे होंगे इक्वल ही होंगे। ठीक है, अच्छा आई जे तो यहाँ भी, आई जे तो यहाँ भी है, तो मे भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो हम पहले इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो ए तो मैंने आपको बताया ना कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए, या फिर जिसको आप केवल ए भी बोल सकते हो, ध्यान से मेरी बात समझो, इज इक्वल टू क्या करते हैं अंडर रूट, तो कंपोनेंट आई देखो आई है, आई का यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, तो 2 4 और अंडर रूट 5, तो यानी कि वेक्टर यानी कि मॉड ऑफ जब वेक्टर ए आया वो कितना आया अंडर रूट 5 यूनिट। भाई मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड है तो इसकी क्या होगी, कोई ना कोई एक यूनिट होगी, तो इसमें यहाँ पे यूनिट जरूर आप लगा देना। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या हम जिसको केवल बी भी बोल सकते हैं, है ना। तो इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना है 2 का स्क्वायर, क्या कर दिया जाए 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4, और प्लस
जे का यहाँ पर देखो, जे की यहाँ पर जे का यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है 1, तो कितना है √5, यानी कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा ठीक है, तो हमने कहा सर ये दोनों आपस में हमारे इक्वल हैं, ठीक है। सो हम ये कह देंगे, एक मिनट, छोटा सा हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक बात आपको गड़बड़ बताई है। क्या बताई है, देखो हमने कहा सर ये, हाँ ये हमारा ट्रू है, ये सही है, लेकिन 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 हमारी ये दोनों आपस में वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। देखो वेक्टर इक्वल क्यों नहीं होंगे, मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया कि वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, आई कैप है, यानी कि यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना है 2 है, तो इक्वल हुआ नहीं हुआ। अगर यहाँ पर मान लो 2i होता है, ये भी 2i होता, हाँ तो फिर ये दोनों आपस में, और यहाँ पर भी 2j होता है, यहाँ पर भी 2j होता, तो फिर ये दोनों वेक्टर भी आपस में इक्वल होते। लेकिन यहाँ पर इसका जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है ना वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर नॉट इक्वल, सो वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखो फर्क है दोनों में, अगर आप वेक्टर ए लिखते हो और मॉड ऑफ ए लिखते हो तो दोनों में फर्क है। ये मतलब एक कंप्लीट एक वेक्टर विद कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के साथ, लेकिन मॉड ऑफ ए का मतलब केवल और केवल एक नंबर, पर्टिकुलर कोई एक नंबर है ना, यूनिट के साथ, ठीक है, जो भी हो। तो ये आपस में इक्वल, ये वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल होंगे। अरे ये बात समझ में, ये छोटी छोटी चीजें भी हम लोग सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब फिर एग्जैक्टली फिर आप जब एक्सरसाइज में आओगे फिर आपको यहाँ सर अब तो एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा मजा आ रहा है। देखो ये आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। हाँ हम आपको ये चीज बताना चाहते थे, यूनिट वेक्टर यानी कि किसी भी वेक्टर की यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो बात समझो, अगर ये मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और आप इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, ठीक है, ऐसा समझो आपने कहा सर मेरे पास एक वेक्टर ए है और हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। अब देखो होता क्या है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए, सिंपल ये फॉर्मूला है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। और आप मेरे को बताओ क्या आप मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना जानते हो, बिल्कुल जानते हो, और वेक्टर ए की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दोगे, समझ गया। तो यही निकालते हैं, इसी तरीके से हम निकालते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर की हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, निकाल लिया जाए। तो हमने कहा सर मॉड ऑफ वेक्टर ए, या जिसको हम केवल ए भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, प्लस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, प्लस यहाँ पे देखो कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो कितना 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस 9 सॉरी 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, कितना आ गया √14। तो यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड आई, क्या ही हमने ये क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारी कितनी आ गई, √14 यूनिट, क्या आ गया यूनिट, ठीक है। फिलहाल यूनिट अभी फिलहाल लिखो चाहे नहीं लिखो, अभी ये बात की लिख लेना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमने कहा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स हमें निकालना है ए कैप। तो ए कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की देखो वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना, √14। सबको अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, 2 अपॉन √14 आई कैप बोलो कर सकते हैं, प्लस 3 अपॉन √14 जे कैप, प्लस 1 अपॉन √14 के कैप कर सकते हैं ना भाई। सबको फिर से ऐड कर दोगे तो सबके अपॉन √14 है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1 के कैप, बात तो वही हो गई। तो यही हमारा है क्या, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब जो भी बोला इस तरीके से, ठीक है, जिसके भी डायरेक्शन में बोलेगा तो हम उसी का जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखा जाए है ना, बहुत ईजी है ये सब चीज़ें यार, मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है ना, नहीं कुछ नहीं डिफिकल्ट है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, साथ में चलो आप मेरे, ओके ओके। now बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, क्या करेगी, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कई बार आए हैं एग्जाम में, तो हम आपको ये क्वेश्चन ये तो आपके एग्जाम्पल में दिए हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन से करने के लिए भी देंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान समझना, बहुत ही ईजी है कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करो,
कि आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, इस ए का यूनिट वेक्टर निकालो। तो आपने कहा कि सर अगर हम इस वेक्टर की अगर हम यूनिट वेक्टर निकाले, तो हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर लेट कर लेते हैं क्या, कि लेट क्या करें, तो दिया ही हुआ है कि ए इज इक्वल टू कितना है, आई कैप प्लस माइनस का 2j कैप, ठीक है। आई कैप माइनस का 2j कैप ये हमारे पास दिया है। अच्छा, तो अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर निकालें, है ना, यूनिट वेक्टर, तो कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स ए कैप इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। अब वेक्टर ए रख दो, तो वेक्टर ए हम यहीं पे डायरेक्टली ही निकाल लेते हैं। वेक्टर हमारे पास कितना है, आई कैप माइनस का 2j कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब देखो कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, प्लस, अब ऐसी बात है भाई, -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, तो प्लस का 4 आएगा, यानी कि कितना आया, आई कैप माइनस का 2j कैप और अपॉन √5, ये आपकी यूनिट वेक्टर आ गई। लेकिन कह रहा है ना क्या, कि वेक्टर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, यानी कि आपको वो वेक्टर निकालनी है, ठीक है, मतलब इसी के डायरेक्शन में जिसकी एक अलग से मैग्नीट्यूड है, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 7। बात समझो, मैग्नीट्यूड अगर 7 है, तो मान लो हमने कहा सर मेरे पास एक ऐसा वेक्टर होता, सपोज करो, इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता जिसकी मैग्नीट्यूड 7 है, दैट मीन जिसका मॉड ए कितना आ रहा होता, 7। तो आप इसकी जगह क्या रखोगे, 7। तो 7 जब आप इसकी जगह रखोगे, तो इस 7 का आप यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दैट मीन्स आपकी जो नई वाली वेक्टर होगी वो क्या होगी, वो होगी 7a कैप। नहीं समझे, अगर ऐसा बोलता है, सिंपल सी बात है, अगर ये नहीं समझ में आता ऐसा समझो, अगर 7 यूनिट का अगर बोल रहा है कि उसकी एक दूसरी वेक्टर फाइंड आउट करो जिसकी मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, तो सिंपल आपने जो भी ए कैप निकाला हो आप उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो। या फिर इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, आपने कहा कि सर हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 7 है। मान लो कि हम अगर कोई एक वेक्टर होती जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती, 7, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये चीज़, तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं, 7, और 7 का हम इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब ऐसी बात है ना, हमें इस यूनिट वेक्टर में 7 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सो हम ये कहेंगे कि क्या कह दिया जाए, एक सेंटेंस थोड़ा सा बना लिया जाए। हमने कहा क्या, ओके, जैसे कुछ भी बना लो। हमने कहा सो ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 है ना, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो देखो कितना हो जाएगा, सो फाइनली कितना हो जाएगा, देखो हम इसमें क्या करेंगे, 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर, दैट मीन्स 7a कैप, ये हो जाएगा। तो चलो 7 इंटू ए कैप की देखो वैल्यू कितनी है, तो ये है आपके पास आई माइनस का 2j कैप अपॉन का √5, इसको अलग अलग कर लो, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना ना, 7 आई कैप 7 अपॉन √5 आई कैप होगा ये, बस समझो, 7 अपॉन √5 आई कैप माइनस 7 टू जा 14 अपॉन √5 जे कैप, ये आपका हो जाएगा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा आंसर। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे ही करने हैं भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप खुद से मेरे तरफ से ले लो। क्वेश्चन देखो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे इतनी ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल भी हम फॉर्मूले पर चल रहे हैं ना, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। चलो एक जल्दी से क्वेश्चन ले लो आप। चलो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से सॉल्व करो। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, वेक्टर हमारी है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, ये हमारी वेक्टर है, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 8 है। तो आपके पास दो वेक्टर हैं, कह रहा है कि आपको जो यूनिट वेक्टर निकालना है वो इन दोनों के सम से निकालना है। तो कोई बात नहीं भाई, मान लेते हैं कि इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा एक तीसरा वेक्टर आएगा c, समझ गए। तो हमने कहा कि लेट c इज इक्वल टू, हमें एक नया वेक्टर मिला a प्लस बी, कर दिया जाए सम, वो कोई जरूरी नहीं बनाना आपको, ऐसे डायरेक्टली सम कर दो। देखो अब सम कैसे करते हैं, 2i कैप सम करना बड़ा आसान होता है, 2j कैप माइनस का 5k कैप। याद रखना है कि जब सम करते हैं तो i वाले को i वाले के साथ ऐड करते हैं, j वाले को j वाले के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, k वाले को k वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस है तो सिंबल का चेंज होना है ही नहीं, हाँ अगर माइनस होता तो फिर आप सावधान हो जाते,
है ना। आपको सिंबल फिर चेंज करना रहता है, प्लस का जे कैप और प्लस का 3k कैप। चलो ऐड कर दो, तो 2i कैप है, देखो 2i कैप है, कितना हो जाएगा 4i कैप। देखो 2j कैप और प्लस का j कैप, दैट मीन्स प्लस का 3j कैप। माइनस का 5k कैप प्लस का 3k कैप, दैट मीन्स माइनस का 2k कैप हो गया। तो ये हमारी हो गई वेक्टर c। अब आपने c निकाल लिया, अब आप इस c का क्या कर लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो। सो c कैप, दैट मीन्स c कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ c। कितना हो जाएगा देखो, वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c रख दो। वेक्टर c की वैल्यू कितनी है 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेना है माइनस प्लस का। 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 3 3 9 और प्लस का 4। तो ये आपके पास ये कितना हो जाएगा। सो फाइनली आपको देखो c कैप इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 2k कैप अपॉन 6 प्लस 9 सॉरी 16 9 कितना हो गया 13 और 16 यानी कि 6 9 3 ओके 29 है ना। अंडर रूट कितना हो जाएगा 29। अब ये बाहर नहीं निकल सकता, इसको अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा। सो फाइनली 4 अपॉन, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 अपॉन 9 आई कैप है ना, प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। या आपकी मर्जी, आप ऐसे भी छोड़ सकते थे, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, बट इस तरीके से लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, इतनी बात आ रही है समझ में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। देखो बोल दिया ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ये जो एग्जाम्पल नंबर आपका जो 9 है ना, क्या बोल दिया इसमें, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल दिया, यानी कि वही डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एल एम और एन, ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया एल एम एन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका, यानी कि देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। तो सबसे पहले हम इसका देखो, हमें पता है कि जब हम L निकालते थे तो हमें याद आया कि A अपॉन अंडर रूट समथिंग कुछ इस तरीके से करते थे, मतलब है ना। तो हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा, दैट मीन हमें इसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप यहाँ पर पहले इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल करके बता दो। ओके देखो, चलो इसमें इतना सोचना क्या भाई, अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, क्या मिलेगा अंडर रूट 6। यानी कि जो मॉड ऑफ ए आया वो कितना आया आपका अंडर रूट 6 आया। तो हम बात करें अगर डायरेक्शन कोसाइन की, याद करो एल इज इक्वल टू क्या होगा देखो, तो यहाँ पर इस आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 बोलो, यही तो करेंगे। आगे बात सुनना है, एल एम एम इज इक्वल टू देखो कितना है याद आया। तो अब हम जे का कॉफिशिएंट लेंगे, जे का कॉफिशिएंट देखो कितना है 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ मतलब वही मॉड ऑफ ए, दैट मीन्स अंडर रूट 6, ये एम आया। एल की बात कर ले, एल एम एन सॉरी एन की बात कर ले, तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर जो के की कॉफिशिएंट है वो देखो कितनी है -2, बात समझो -2 है तो -2 ही रखेंगे अपॉन अंडर रूट मतलब मॉड ऑफ ए, अपॉन में मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का मतलब कितना अंडर रूट 6। तो ये हमारा आया, तो यानी कि हमारी जो डायरेक्शन कोसाइन आई वो कितनी आई। सो हम यहाँ पे फाइनली लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइन। बस यही करना है यार, और कुछ भी नहीं करना है बच्चे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन आर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे देखो, 1 अपॉन रूट 6 कॉमा 1 अपॉन रूट 6 कॉमा -2 अपॉन रूट 6, ये आपका आंसर। बस यही है, आ रही बात समझ में। अच्छा देखो, अब यहाँ से एक हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है बच्चे, छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, ठीक है। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब ये वही हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नाउ यहाँ पे हम इस पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल्स को लगा लेते हैं, ठीक है। देखो जी, ये आपका एग्जांपल नंबर 10, देखो कितना ही आसान सा, ये हम इसको कितने इजी तरीके से लगाएंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। आपके पास ये एक P का एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया, Q का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू P, ऐसे समझो।
मान लो देखो हमने कहा सर इसकी कहीं एक ओरिजिन होगी ओ, ठीक है, इसकी एक ओरिजिन होगी ओ, और मान लो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट क्यू है, क्या है, क्यू है, और इसकी देखो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो कितनी है, -1, -2, -4, ठीक है। अब मान लो एक हमारे पास दूसरी पॉइंट है पी, दूसरी पॉइंट क्या है, पी, पी है, तो इस पी की कोऑर्डिनेट देखो क्या है, हाँ ठीक है, इस पी की कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, 0। तो अगर हम कहें सर कि इस क्यू वाले पोजीशन को और इस पी वाले पोजीशन को अगर हम वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ओ क्यू ओ पी। आगे बात सर में, तो हमने कहा देखो हमने कहा पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ना। हम सबसे पहले याद रखना कि जब भी इस टाइप से अगर आपका दिया हुआ हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी इस टाइप से अगर आपका दिया हो, केवल आई जे के कैप के टर्म में नहीं दिया हो, तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालते। तो हमने कहा सर पोजीशन ऑफ पी है ना, दैट मीन्स हमने कहा सर क्या ओ पी, तो ओ पी दैट मीन्स वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें। तो देखो, तो अब ये हमारी जो 2 है वो हमारी बेसिकली कौन सी कंपोनेंट, पहले हम क्या लेते हैं, x, y, z। तो x में हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी कि भाई 0 है तो 0 का कोई मतलब ही नहीं है, आ रही बात समझ में, यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 0 के कैप, तो 0 के कैप का कोई मतलब नहीं हुआ, दैट मीन्स ओपी इज इक्वल टू जो आपके पास होगी ना वो क्या होगी, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप ही होगी। नाउ हम बात कर ले पोजीशन ऑफ क्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ पीओ ऐसे लिख लेना है, स्पेलिंग सही से लिख लेना, ठीक है, जो भी हो। पोजीशन ऑफ क्यू, तो देखो कितना हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, माइनस का आई कैप, ठीक भाई -1 है, फिर माइनस का 2 जे कैप, फिर माइनस का 4 के कैप, यही तो होगा। अच्छा बोल क्या रहा है कि डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, अच्छा पी से क्यू की तरफ चल रही, बात समझो, पी से क्यू की तरफ चल रही है, पी से क्यू की तरफ, दैट इज पी क्यू, बात समझो, पी से क्यू की तरफ, तो आप क्या कहोगे, पी क्यू। सिंपल यार, देखो पी से क्यू की तरफ ना, तो पी से क्यू की तरफ फाइनल पोजीशन क्या है, क्यू, तो फाइनल पोजीशन है क्यू, दैट मीन्स ओ क्यू। क्लियर हो गई बात, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, ओपी। अगर मैंने आपको ये तो बताया है, हो फाइनली आपको पता चला पी क्यू का मतलब क्या है यार, ओके ठीक है। देखो पी क्यू का मतलब क्या है, ओ क्यू माइनस ओ पी, यही तो करेंगे। चलो ओ क्यू रखो कितना है, -i -2j -4k, ठीक है, माइनस है तो सिंपल माइनस आ गया ना, तो बस एकदम सावधान, अटेंशन, सिंपल चेंज। ओपी देखो कितना है, 2i, और ये हो जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस का 3j। चलो सॉल्व कर लो, ये i है कहीं और i है, हाँ यहाँ पर i है, तो कितना हो जाएगा, -i -2i, तो हो जाएगा माइनस का 3i कैप, 2j और माइनस का 3j, तो माइनस का 5j के कैप मतलब j कैप, और माइनस का 4, और कहीं 4 है मतलब माइनस का k, मतलब k कहीं है ही नहीं, तो सिंपल माइनस का 4 के कैप ये आपकी हो जाएगी पी क्यू। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ओके। देखो यहाँ पर हम एक अपना एक और फॉर्मूला, यहाँ से हमारे बेसिकली 2 फॉर्मूले निकल करके आने वाले हैं, ठीक है। हम इन 2 फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला, मान लो हमने कहा सर मेरे पास ओ कोई एक हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ से हमारी एक वेक्टर इधर की तरफ मान लो हमने लिया, और एक वेक्टर मान लो हमने इस तरफ ले लिया, ठीक है। इधर मान लो हमने कहा ओ है, और इसकी हमारी पोजीशन वेक्टर है ओपी, और इधर वाली हमारी है ओ क्यू, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर हम मान लो क्यू को पी से मिलाते हैं या पी को क्यू से मिलाते हैं, चाहे जिसको जिससे मिला लें, बात की बात है, ठीक है। तो देखो अब हम इस ओपी को या इस पी क्यू को, सॉरी इस क्यू पी को या पी क्यू को, चाहे जो कह लो, इधर से इधर चलो, इधर से उधर, आपको ये पता है कि आपको कैसे लेना है। अगर हम कहें सर अगर हम इस पी क्यू को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, एक हम कर सकते हैं इंटरनली, मतलब मान लो हमने कहा कि मेरे पास कोई एक दूसरी वेक्टर आ गई, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है ना, वेक्टर आर के थ्रू हमने इसको डिवाइड किया, तो एक मतलब एक हमने एक पॉइंट के थ्रू हमने इसको डिवाइड किया आर के थ्रू, ठीक है। तो हमने कहा कि सर हमने इस पी क्यू को हमने इंटरनली डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया भाई, इंटरनली। तो मान लो इंटरनली अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लो n है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लो m है। ये वैसे इसका डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है, हम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे। तो
देखो यहाँ से पूछता क्या है कि जैसे मान लो ये बोल देगा कि चलो बताओ अगर इसको अगर इंटरनली अगर डिवाइड किया गया हो। देखो हम केस की ही बात कर लेते हैं। हमने कहा कि सर हमारी ये जो पी क्यू है ना, ठीक है, ऐसे समझो, इसमें फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि व्हेन हमारे पास कोई एक आर है, व्हेन आर डिवाइड पी क्यू, कैसे डिवाइड कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है। इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब समझ लोगे तो फिर इंटरनली वाला भी समझ में आ जाएगा ना। मतलब अभी देखो बताते हैं, रुक जाओ थोड़ा सब्र करो। व्हेन आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली, ओके। तो देखो अब मान लो कि यहाँ से जब ये हमने डिवाइड किया ना, तो ये जो हमें जो ओ आर मिल रहा है ना, इसी ओ आर की हमें ये जो हमें एक जो नई वेक्टर मिली, ये ओ आर, हमें यही ओ आर फाइंड आउट करना होता है। कब? जब हम इस पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करें। किसको? हम इस पी क्यू को क्या करें, जब इंटरनली डिवाइड करें, तो इस केस में हमारी ये जो आर होगी वो कितनी होगी ये पूछता है। और जब हम इसी पी क्यू को जब हम एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारी ये आर कितनी होगी फिर हमसे पूछता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो अभी हम इंटरनली बात कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में हमारा जो आर होगा वो देखो हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख देते हैं। मान लो कि ये जो आपकी वेक्टर ओपी है वो मान लो ए है और ये बी है। तो देखो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा आर इज इक्वल टू, ये जो आर आपने जो डिवाइड किया ना इसको, तो ये वेक्टर कितनी होगी, क्या होगी इसकी अमाउंट, तो ये हो जाएगा देखो एम इंटू बी, ठीक है, जस्ट अपोजिट लेते हैं, हाँ ठीक है, एम इंटू, एक मिनट, हाँ ठीक है, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन, ये हमारा होगा इंटरनली। और मान लो सेम अगर बोल दिया कि अगर हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली का देखो मतलब समझो, एक्सटर्नली का मतलब कुछ ऐसा है, व्हेन आर डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली। देखो इस एक्सटर्नली का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लो हमने कहा सर सेम वही कहानी फिर से, मान लो हमने कहा मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर थी क्या ओपी, एक पोजीशन वेक्टर थी क्या ओपी, ठीक है, और एक हमारी दूसरी पोजीशन वेक्टर थी ओ क्यू, क्या थी, ओ क्यू, चाहे जहाँ ले लो ओ क्यू, यहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सही हमने दिखाया ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ओ क्यू, और ये हमारी ओ पी है। मान लो हमने कहा सर ये ए थी और ये हमारी कितनी थी, बी है ना। अब इन दोनों को हम मिला दिए, ठीक, तो मान लो हमने कहा ये हमारी पी क्यू। अब हमें क्या करना है, हमें इस पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करना है, समझ रहे हो। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब इसको डिवाइड करो, ओके, आगे बात समझ में, यानी कि ये अब इस केस में आपको ये आर निकालना है, ये क्लियर है। तो एक्सटर्नली का मतलब समझ में आया। तो मान लो देखो अब एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल आपकी साइड एम है, और यहाँ तक एन है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा जो आर होगा ना, सिंपल हम माइनस कर देंगे और कुछ नहीं, क्या करेंगे, सेम वही चीज एम बी माइनस एम एन ए अपॉन एम माइनस एन, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक्सटर्नली अगर बोलता है तो माइनस लगा देंगे, इंटरनली अगर बोलता है तो ये अप्लाई करेंगे ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा समझ भी लो, ऐसा नहीं कि मतलब उल्टा पुल्टा लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एम के साथ बी और एन के साथ ए, अपोजिट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, एम के साथ बी और एन के साथ ए, ये वाला, बस ये बात अगर ध्यान होगी तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी, ओके। तो फिलहाल ये है, और इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल भी जल्दी से देख ही लेते हैं, ओके। चलो देखो जल्दी से इससे रिलेटेड हम लोग एक मैथड्स देख लेते हैं, यानी कि आपका ये एग्जाम्पल नंबर है 11, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो इसको ऐसा नहीं कि आप छोड़ करके भागो, नहीं सर तो आपने तो फॉर्मूला बता दिया सर, हम तो कर लेंगे ना भैया, देखो एक बार ध्यान से देखो फील कराते हैं। देखो कह रहा है कि कंसीडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू विद पोजीशन वेक्टर ओ पी एंड ओ क्यू। सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसे है, एक हमारी है ऐसे ओ पी, इधर की तरफ भाग गई ओ पी, है ना, और इधर की तरफ एक चली गई ओ क्यू, ओके, ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी देखो दे दिया है, गिवन है, गिवन क्या है सर हमारे पास, ओ पी इज इक्वल टू 3a
हाँ 3 वेक्टर है, ठीक है। अब वे ये ऐसी तो आप ऐसे ही रखोगे, है ना। अगर मान लो इसकी कुछ वैल्यू होती तो हम कुछ इसकी वैल्यू रख लेते। ओ क्यू देखो कितना दे दिया गया, ओ क्यू इक्वल टू दे दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ वेक्टर आर विच डिवाइड द लाइन पी एंड क्यू। ओके, तो ठीक है हम सर हम पी क्यू को मिला देते हैं। हमने पी क्यू को मिला दिया। अच्छा, पी क्यू को हमने मिला दिया, पी एंड क्यू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू इन द रेशियो 2:1। ओके देखो, तो हमने यहाँ से ऐसे पी क्यू को हमने मिला करके हमने इस पी क्यू को हमने डिवाइड कर दिया। कैसे? पहला कह रहा है कि इंटरनली, हम फर्स्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम खोल रहे हैं ना इंटरनली। तो देखो यानी कि मान लो आर है तो हमें क्या निकालनी है, हमें ये ओ आर निकालनी है। आरी भाषा में कैसे? इंटरनली, तो ओ आर। आगे भाषा में ओ आर, तो ओ आर देखो याद करो इंटरनली वाला हमारा क्या फंडा था। तो देखो मान लो, अच्छा ये कैसे डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में? पी एंड क्यू इन द रेशियो 2:1। बात ध्यान समझना, 2:1। दैट मीन्स ये हो गया, हम कह रहे हैं सर अगर पी क्यू को अगर मान लो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो ये रेशियो वाला हम लोग लिख लेते हैं, है ना। ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको? पी क्यू को, ठीक है। ज्वाइनिंग पी क्यू यानी कि पी से क्यू की तरफ से, यानी कि ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1। दैट मीन्स आपने इसको माना था ना, आपने इसको क्या माना था, एक मिनट थोड़ा सा एनसीईआरटी वाले में से हम थोड़ा सा ये देख ले, पिछला वाला जो हमने फिगर जो माना था। ओके देखो, इसको हमने माना था एन और इसको हमने माना था एम, ठीक है। तो ये है आपकी एम और ये है आपकी एन, ये तो मानेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये चीज़ है। तो चलो हमने कहा सर हमें ओ आर निकाला है, इंटरनली हम बात कर रहे हैं, इंटरनली तो हमने कहा सर क्या होता था, 2 इंटू ओ क्यू, 2 इंटू ओ क्यू प्लस 1 इंटू ओ पी, यानी कि 1 इंटू ओ पी अपॉन 2 प्लस 1। ठीक, चलो वैल्यू रख देते हैं। ओ क्यू की देखो वैल्यू कितनी है, ए प्लस वेक्टर बी प्लस ओ पी की वैल्यू कितनी है, 3a माइनस 2b अपॉन 3। कितना आ जाएगा देखो, 2a प्लस 2b। हमने बताया है कि किसी भी स्केलर का हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3a माइनस 2b अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2a और 3a 5a हो जाएगा, 2b माइनस का 2b कैंसिल आउट हो गया, तो 5a अपॉन 3 ये हमारा आया पहला आंसर ओ आर, यानी कि हमारा ये ओ आर आ गया कितना, 5a अपॉन 3। ठीक है ना। हमने ये कैसे निकाले, हमने ये निकाल लिया इंटरनली। अब हम बात करते हैं दूसरा वाला पोर्शन जो हमारे जो कि कह रहा है कि एक्सटर्नली करना है, ठीक है। एक्सटर्नली की बात करते हैं। ओके, तो देखो जब एक्सटर्नली की बात करेंगे तो सेम वही काम करेंगे, यानी कि हम सेम इसमें भी हमें वही ओ आर ही निकालना है। बस यहाँ पर हो क्या जाएगा, हम ये करेंगे 2OQ माइनस OP अपॉन 2 माइनस 1। बस हो गई बात, कहानी खत्म कर दो। तो कितना हो जाएगा देखो, 2a प्लस का 2b डायरेक्टली यहाँ से देख लो, और माइनस का OP देखो कितना है ये पूरा, तो माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस का 3a और प्लस का 2b अपॉन 1। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, चलो इसको सॉल्व कर लो। तो 2a और 2a माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस का a, अच्छा वेक्टर लगाना भूल गया, सॉरी वेक्टर लगा लेना, ठीक है। माइनस का a और प्लस का 2b प्लस का 2b दैट मीन्स प्लस का 4b, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपकी जो वेक्टर ओ आर होगी एक्सटर्नली वो ये होगी और इंटरनली वेक्टर ओ आर ये वाली होगी। बस ये हमारा आंसर हो गया। इजी है, देखो कितना इजी है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, इसमें रेशियो हमेशा m:1 मानना, m:n, इसे m इसे n। अगर बोलता है p से q की तरफ तो ठीक है सर, हम इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे। अगर बोलता है q से p की तरफ तो इसे मानते m, इसे मानते। दो बातें हैं, अभी इसके और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां से चीजें क्लियर होगी, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ो नहीं, लगाओ, ठीक है। देखो एक लास्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12 कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाते हो, फिलहाल अभी हम बनाते नहीं, अभी हम एक बस आपको अभी ये बनाना नहीं है आपको, बस केवल आप देखो हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये इसकी वर्टिसेस है, तो मान लो कि सपोज करते हैं, अभी ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि यही ए हो, यही बी हो और यही सी, कुछ भी हो सकता है ना। देखो सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, अभी आप बनाओगे नहीं, ठीक है। अभी आप केवल एक रफ आइडिया ले रहे हो, है ना।
तो अब इसके देखो वर्टिसेस दे दिए गए हैं, इसके भी वर्टिसेस दे दिए गए, इसके भी वर्टिसेस दे दिए गए हैं। अच्छा, तो कह रहा है कि ये हमें ये बताओ कि ये जो हमारी जो वर्टिसेस हैं ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की होंगी तो अगर हम ये कहें कि सर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, दैट मीन्स हम अगर कहें सर ए बी, है ना, और हम अगर बी सी निकाल लें और अगर हम ए सी निकाल लें, तो अगर हम इन तीनों का मतलब जो हमारा जो वही जो बेसिक सा जो रूल होता है क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे ना तो हम ये कहेंगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कहाँ लिख रहे हैं यहाँ देखो, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यही तो होगा, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आना चाहिए, यानी कि हमें बी सी पता होना चाहिए, हमें ए सी पता होना चाहिए और हमें ए बी पता होना चाहिए ना, बस हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो, तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले मान लो हम निकालते हैं ए बी। ओके, हमने कहा सर हमारे पास तीन चीज़ें दी गई हैं, मान लो हमने कहा ऐसे समझो ए दे दिया गया है, ठीक है, वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी ये दे दिया गया है आई कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप, ठीक है। और एक और चीज़ हमें दे दी गई है क्या, सी, वेक्टर सी दे दिया गया है कितना 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप ना। हम निकाल लेते हैं ए बी। तो मैंने आपको बताया कि ए बी कैसे निकालते हैं। तो ए बी निकालने का मतलब कि पहले हम किसको रखेंगे, बी वाले को रखेंगे, देन फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान से समझो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी हम रख लेते हैं। तो बी देखो कितनी है, तो आई माइनस 3j माइनस का 5k। अब क्या करना है, माइनस, तो सिंबल ब्रैकेट लगा दिया जाए, 2i माइनस का j प्लस का k। क्लियर है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, i माइनस का 3j माइनस का 5k। अच्छा, माइनस ओपन कर देते हैं, 2i प्लस का j और माइनस का k। चलो देखो ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 माइनस का 2 कितना बचेगा, माइनस का i कैप, फिर माइनस का 3j और प्लस का 1j, दैट मीन्स माइनस का 2j, माइनस का 5k माइनस का 1k माइनस का 6k। ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया ए बी ना, दैट मीन्स वेक्टर ए बी आया। ओके, अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम इस ए बी की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस ए बी की हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो ए बी की मैग्नीट्यूड देखो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट इस -1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही आएगा, प्लस इस -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, इस -6 का स्क्वायर 36 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 36 और 4 यानी कि 40 और 41, दैट मीन्स अंडर रूट 41 यूनिट। सिमिलरली हम क्या निकाल लें, अब बी सी निकाल लें। चलो आप वीडियो पॉज करके आप जल्दी से बी सी निकालो, ठीक है। तो बी सी देखो कितना आ जाएगा, यानी कि पहले सी वाले को रखेंगे, देन उसके बाद है ना वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ये तो करेंगे। तो सी देखो कितना है, 3i कैप डायरेक्टली कर रहे हैं हम। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, यही है, ठीक है, प्रैक्टिस करने का नतीजा। अगर आप कंटिन्यू, अगर आप मेरे वीडियो को देखते चले आ रहे हो, मतलब अभी ये कंटिन्यू ये वाला वीडियो 1 घंटे वाला है ना, जो भी 1 घंटे जो भी हुआ होगा, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो। ओके, देखो हमने रख दिया सी, नाउ हम रखते हैं बी की बारी, बी 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 देखो हमारा कितना है, माइनस का आई और ये हो जाएगा प्लस का 3j, डायरेक्टली कर रहे हैं, सिंबल चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना, तो प्लस का 3j हो जाएगा और प्लस का 5k हो जाएगा ना। ऐड कर दो, सॉरी इनको जो भी ऐड होना है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट होना है सब्ट्रैक्ट कर दो, 3i और माइनस का i यानी कि 2i, 4j माइनस का और 3j प्लस का यानी कि माइनस का j, माइनस का 4k और प्लस का 5k, दैट मीन्स प्लस का k। तो इसका हम क्या निकालें, इसका भी हम मॉड निकाल लें, बी सी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया, अंडर रूट 6 यूनिट। तो बी सी कितनी आ गई भाई, 6 यूनिट आ गई, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। अब क्या निकालेगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकाल लेते हैं, या सी ए निकाल लिया जाए, ए बी बी सी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, सी ए निकालते हैं ना, ए बी बी सी ऐसे चल रहा है ना, ठीक है, ए बी बी सी सी ए निकालते हैं। तो देखो पहले हमें क्या रखना है, ए देखो ए कितना है, ए है हमारे पास आई माइनस का 3j और माइनस का 5k और माइनस का सी देखो कितना है, तो माइनस का 3i प्लस का 4j
डायरेक्टली सिंबल भी चेंज कर रहा है, ठीक है। ये मत कहना कि सर ये उल्टा सिंबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो सिंबल हमारे बदल जाएंगे। चलो कहाँ सर, इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो आई माइनस का 3i, माइनस का 2i, 3j, और प्लस का 4j, तो प्लस का j, माइनस का 5k, प्लस का 4k, माइनस का k। तो इसका डायरेक्टली आप CA, मॉड ऑफ CA निकाल लो। कितना हो जाएगा, √4 + 1 + 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 6, √6। देखो ये कुछ गड़बड़ हो गया, पता है कैसे, ए की वैल्यू देखो हमने कितनी गड़बड़ रख दी है। होगा ही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और सर ने रेस्ट भी नहीं लिया है, इसलिए दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो चलो ए पहले रखते हैं। ए देखो कितना है 2i, माइनस का j, और प्लस का k, माइनस क्या रखते हैं c देखो कितना है माइनस का 3i, डायरेक्टली हम सिंबल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, प्लस का 4j और प्लस का 4k, ठीक है। चलो तो 2i और 3i कितना आ जाएगा, माइनस का i कैप, माइनस का j और प्लस का 4j, दैट मीन्स प्लस का 3j, और प्लस का k और प्लस का 4k, दैट मीन्स प्लस का 5k। तो यहाँ से आप डायरेक्टली मॉड ऑफ CA निकाल लो। √1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 25 कितना हो जाएगा 35। सो √ कितना हो जाएगा ये 35, ठीक है। यूनिट कितनी आ गई 35 यूनिट आ गई। देखो अब मेरे को आप ये बात बताओ, जैसे मतलब अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि भाई हमारा ये जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। जैसे मान लो अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, है ना, मतलब इससे ज़्यादा होता है। ये मान लो 3 होगा और ये मान लो 4 होगा, समझ लो इस तरीके से ऐसा होता है। तो ये वाली साइड सबसे बड़ी होती है। देखो इसमें सबसे आपको बड़ा कौन दिख रहा है, 35 में, √6 में और √41 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, √41 दिख रहा है। दैट मीन्स आपकी जो AB होगी ना वो आपकी हाइपोटेनस होगी। यानी कि अब अगर आप एग्जैक्ट अगर आप फिगर बनाना चाहते हो, सच में आप फिगर बनाना चाहते हो ना, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। आपको देखो AB को सबसे बड़ा रखना है ना, AB को सबसे बड़ा रखना है, दैट मीन्स ये होगा आपका A और ये होगा आपका B। समझ रहे हो ये चीज़, आ रही बात समझ में। तो अब देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का देखो क्या फंडा होता है कि दो छोटे वाले साइड के सम का स्क्वायर एक बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखो यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि AB, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ BC का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ CA का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर देखो कितना है, इतना आना चाहिए, √41 है तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC देखो कितना है √6 का स्क्वायर और प्लस √35 का स्क्वायर। देखते हैं ये आता है √41, तो √41 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 41 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो 6 और प्लस 35, और 6 + 35 का मतलब क्या 41 इज इक्वल टू 41। दैट मीन्स ये जो हमारी ये जो ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है वो हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हाँ कमेंट करके आप ज़रूर बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे को बता दो, आप ज़रूर कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के साथ, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.10.2 के साथ। और आप जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन ट्राई करोगे अपने एक्सरसाइज से, ठीक है ना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो।